दोस्तों चलो देख लेते फिर से सुपर सिल्वर में करंट क्वेश्चंस क्या है। एमपी लैड स्कीम 1 फंडिंग रेशियो इज 90-10 अमंग यूनियन एंड स्टेट्स। एम टू क्रिएट ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स। 3 member of parliament sanctioned the eligible work, and 4th district authorities implement the work. Which of the above statement is or are correct? देख लेते हैं आंसर दोस्तों। सो आंसर इज बी 2 and 4। 2 and 4 आंसर है। यानी एम टू क्रिएट ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स और टू डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इज implementing authority. That means it is not being having any funding ratio. It is completely centrally sponsored scheme. सेंटर इसको पूरा पैसा देता है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो रिकमेंड करता है, सैंक्शन नहीं करता। सैंक्शनिंग अथॉरिटी नहीं है। सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी रहती है, उसके थ्रू ये एमपी लैड स्कीम चलाया जाता है। न्यूज में इसलिए है दोस्तों कि 10 अक्टूबर जो है ये 10 अक्टूबर 2021 को पार्शियली रिस्टोर कर दिया गया एमपी लैड स्कीम और इन एन एवरेज 2 करोड़ रुपया देने का सोचा है। एक्चुअली ये 5 करोड़ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी एक स्कीम है। ये इसी वजह से थी कि ये कोविड जो था और उसके वजह से अप्रैल 2020 में ये सस्पेंड कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 with which country India have a customary practice since last 7 decades to confer the honorary rank of a general on each other's army chief? A नेपाल, B भूटान, C श्रीलंका और D बांग्लादेश। सो आंसर इज ए नेपाल जो है इनके साथ हमारा कस्टमरी राइट। न्यूज में इसलिए आया दोस्तों कि नेपाल के आर्मी चीफ जो है प्रभु राम शर्मा, इनको 10 नवंबर 2021 में इंडिया ने जो है उनको कॉन्फर किया जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। ये जो है सबसे पहले 70 साल से चल रहा है। कमांडर इन चीफ जनरल KM करियप्पा, इनको पहली बार जो थे पहला इंडियन नेवी आर्मी चीफ थे जिनको 1950 में ये टाइटल दिया गया था। नवंबर 2021 में इंडियन आर्मी चीफ जो है नरवाने, इनको भी जनरल ऑफ नेपाली आर्मी ये किताब दिया गया था, ये रैंक ऑनर कर दिया गया था बाय द नेपाल प्रेसिडेंट जो थे भंडारी इन्होंने। थर्ड क्वेश्चन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव नॉट शेयर बाउंड्री विथ पोलैंड? पोलैंड के साथ कौन सी कंट्री जो है वो बाउंड्री शेयर नहीं करती? ए रशिया, बी बेलारूस, सी यूक्रेन, डी हंगेरी। आंसर इज डी हंगेरी ये जो है शेयर नहीं करती, यानी रशिया, बेलारूस, यूक्रेन ये शेयर करते हैं। दोस्तों देखो यहाँ पे ये मैप देखो, मैप में ध्यान में आएगा ये रशियन एनक्लेव है जो शेयर करता है। यहाँ पे बेलारूस शेयर करता है, ये लिथुनिया भी शेयर करता है, यूक्रेन शेयर करता है, स्लोवाकिया शेयर करता है, चेक रिपब्लिक है और जर्मनी है। न्यूज में इसलिए है दोस्तों कि पोलैंड जो है ये बहुत सारे माइग्रेंट आ रहे हैं बेलारूस से, इधर से माइग्रेंट आ रहे हैं, ये माइग्रेंट को वापस भेज रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो एक्यूज कर रहे हैं बेलारूसियन स्ट्रांगमैन अलेक्जेंडर लुकाशेंको कि भाई ये जबरदस्ती जो है ये क्रॉसिंग कर रहे हैं माइग्रेंट्स को। और पोलिश प्राइम मिनिस्टर जो है मोराविकी, इन्होंने तो आरोप लगाया है कि बेलारूस यूज द ह्यूमन शील्ड टू डिस्टेबलाइज द सिचुएशन इन पोलैंड एंड यूरोपियन यूनियन, और इसी के लिए व्लादिमीर पुतिन को भी दोषी ठहराया जा रहा है। ये फोर्थ क्वेश्चन देख लेते दोस्तों। Market prices of which crop has been consistently higher than the minimum support price in the financial year 2021-22? Hence, the government halt its procurement operations during the crop season 2021-22। है ना दोस्तों, आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ए कॉटन। कॉटन ये इसका आंसर है।
यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज्यादा प्राइस मिल रही है और इसी वजह से जो एमएसपी प्रोक्योरमेंट है ये गवर्नमेंट ने रोक दिया है। यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस चीज के लिए दिया जाता है कि इन जनरल इट गिव्स द एश्योरेंस टू द फार्मर बिफोर सोइंग द क्रॉप सो करने के पहले ही जो है गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देता है कि भाई प्रॉमिस करता है कि देयर इज अ ग्लट इन द मार्केट में यदि कोई ज्यादा ही प्रोडक्शन हो गया है तो भाव गिर सकते हैं, क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली डिमांड कम हो जाती है, तो भाव कम नहीं गिरने देंगे, ये प्रॉमिस करती है गवर्नमेंट। और यदि भाव गिरते हैं तो जो एमएसपी प्राइस है उस प्राइस पर गवर्नमेंट खुद प्रोक्यूर करेगी। तो कॉटन जो है इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ही ज्यादा जो है परचेसिंग हो रही। इन एन एवरेज यदि देखा जाए तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसने कहा है कि भाई अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि देयर इज अ बॉयंसी इन द मार्केट, है ना, मार्केट में बॉयंसी आ गई है। और पिछले वक्त भी पिछले लास्ट 2 कॉटन सीजन से प्रोक्यूर किया गया है था 2.5 करोड़ बेल्स। अभी का एमएसपी जो है ये 5726 पर क्विंटल ये है और इससे ज्यादा है, वेरिएबल है, कई मंडी में कुछ दाम है, लेकिन दोनों दाम जो है वो 5726 से ज्यादा है। देख लेते हैं। Consider the following statements with regard to the labor laws. 1. Union government amalgamated 44 central labor laws into 4 codes. And second, labor subject is a union list. Above statement is or are correct. देख लेते कौन सा है। A 1 मतलब यूनियन गवर्नमेंट जो है इन्होंने 4 कोड में जो 44 लॉस थे, बहुत ज्यादा लॉस थे, उसको 4 इसमें अमालगमेट कर दिया। लेकिन लेबर इज नॉट इन अ यूनियन लिस्ट, इट इज इन अ कॉन्करेंट लिस्ट, यानी यहाँ पे स्टेट और यूनियन दोनों कायदे बना सकते हैं। देखिए रूल मेकिंग प्रोसेस जो है स्टेट लेवल पर काफी स्लो है, इसी वजह से अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हो सका। 9 स्टेट्स जो है इन्होंने ड्राफ्ट को फाइनलाइज कर दिया गया है ना। पार्लियामेंट ने लास्ट ईयर ये जो कोड है ये पास कर दिया था। यूनियन जो है इन्होंने कोई टारगेट नहीं दिया, स्पेसिफिक जो है डेडलाइन जो है डिक्लेयर नहीं कर दिया कि कब ये लागू हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे जब स्टेट कंप्लीट कर लेंगे तब ये लागू हो जाएगा, क्योंकि लेबर जो सब्जेक्ट है कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कौन से 4 कोड है जिसमें ये पूरे 44 कोड्स अमालगमेट कर दिए गए। 1. Code on wages. 2. Industrial relation code. 3. Code on social security. 4. Occupational safety, health and working condition. ओके ये 4 कोड है, ये ध्यान में रखो, ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट है। देन 6th क्वेश्चन, द लास्ट ट्रेक ऑफ न्यू बिगिनिंग इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ, किसकी ऑटोबायोग्राफी है देख लेते हैं। ए डी क्लर्क इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ए डी क्लर्क इनकी ऑटोबायोग्राफी। न्यूज में क्यों है दोस्तों, न्यूज में इसलिए है कि डी क्लर्क है, इनका देहांत हो गया ऑन 11th November 2021, है ना। ही वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ये 1989 में रह चुके हैं। 1990 में उन्होंने जो था अनाउंस कर दिया था कि भाई जितने भी इम्प्रिजर्स जो इम्प्रिजनमेंट में प्रिजनर्स है उनको छोड़ दिया जाए, इंक्लूडिंग नेल्सन मंडेला। दोनों जो है नेल्सन मंडेला और क्लर्क, इनको जॉइंट पीस प्राइज मिला था 1993 का। पॉलिटिकल रिटायरमेंट ले लिया था इन्होंने 1997 में, है ना। लेकिन दोनों जो है मंडेला और इनके कुछ रिलेशंस अच्छे नहीं रहे हैं। ऑटोबायोग्राफी में क्लर्क इन्होंने वैसा जिक्र किया है। 7th क्वेश्चन, which of the following mode of voting is called as a remote voting? 1. proxy voter, 2. postal ballot, 3. online mode. Answer is D, all 3 are correct, है ना। तीनों को रिमोट वोटिंग कहा जाता है, प्रॉक्सी वोटर, पोस्टल बैलट और ऑनलाइन मोड। इसको क्यों न्यूज में दोस्तों, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अभी जो है एक
रोड मैप बना रही है रिमोट वोटिंग की। किसके लिए? तो जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है उनके लिए, क्योंकि माइग्रेंट पॉपुलेशन जो है बहुत बार अपने रेसिडेंस से दूर रहते हैं और फिर वोटिंग से मुकर जाते हैं, दे नहीं पाते। तो इलेक्शन कमीशन आईआईटी मद्रास के साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में वर्क कर रही है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड डाटा सिस्टम है। ये एम है कि नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन जो है 2024 इसमें ये यूज कर सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन वोटर्स का इलेक्शन में हो। इसके पहले जो है अभी फिलहाल में जो वर्किंग पीपल है, यूनियन के साथ काम करते हैं, आर्म फोर्सेस में है, स्टेट पुलिस है, उनकी वाइफ्स है, एम्प्लॉयज वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, जो अब्रॉड पोस्टिंग है, ये जो है ये पोस्टल वोटिंग से करते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ सर्विस वोटर्स, ये सर्विस वोटर्स कहा जाता है। साथ में एडिशनली जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट है, जो डिक्लेयर हो गए क्रिमिनल और जेलर्स है, जेल में है, उनको नहीं, हाँ, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में होते हैं या डिसेबल्ड होते हैं या एज पीपल है अबाउट 65, इनको भी पोस्टल वोटिंग का अधिकार है। अभी फिलहाल में ये भी प्लान है उनका कि जो एनआरआईज है उनको भी ये देने का प्लान चल रहा है। देन 8th क्वेश्चन, JCB बुक प्राइज 2021 ओन बाय A. M. Mukundan, B. Lindsay Pereira, C. VJ James and D. Shabir Ahmad Mir. Answer is A. M. Mukundan. बाकी जो नाम है देख लेते। These 4 names are shortlisted nominee. मुकुंदन जो है उनका बुक है दिल्ली सॉलिक्वेयर, लिंडसे पेरिया जो है गॉड्स एंड विजय जेम्स जो है उनका किताब है एंटी क्लॉक, शबीर अहमद मीर जो है उनका किताब है द प्लेग अपॉन अस, दारिबा लिंडेम जो है उनका किताब है नेम प्लेस एनिमल थिंग्स। मुकुंदन ये जो है इनको प्राइज मिल गया है इस साल का, मलयालम ऑथर है ये, बुक उनकी दिल्ली सॉलिकॉय, बुक जो है ये इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दी है बाय फातिमा एवी और नंद कुमार के इन्होंने। ये 3rd बुक है ट्रांसलेटेड हुए जो मलयालम में लिखी गई और इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई है। अर्लियर प्राइज जो मिले थे मलयालम में वो थे 2018 और 2020 में। 2018 में बनियामिन जैस्मिन डेज है ना, इस जैस्मिन डेज के लिए मिला था बनियामिन इनको, और 2020 में यस हरीश इनको मुस्टैच इनके लिए मिला था। ये दिल्ली सोलिकोय जो है ये एक माइग्रेंट जो मलयालम कम्युनिटी है, ये मलयालम कम्युनिटी की स्टोरी है 1960s की। उसके बाद इंडो चाइना वार होता, उसके वक्त क्या है, लेबर यूनियन के प्रॉब्लम्स क्या है, कॉमन मैन इसमें किस ढंग से जो है फिक्स हो जाता है, उनके अपने प्रॉब्लम्स कैसे वो टैकल करता है, इसके बारे में। फिर 1984 का जो राइट हो गया है दिल्ली में, इन सब के बारे में जो है बड़ा आर्टिकुलेट वे से इन्होंने स्टोरी लिखी है। ये जो पुरस्कार दिया जाता है जेसीबी प्राइज पुरस्कार, ये 25 लाख का पुरस्कार है, हर साल दिया जाता है। डिस्टिंग्विश वर्क ऑफ अ फिक्शन बाय इंडियन ऑथर, इंडियन ऑथर को थ्रू आउट द वर्ल्ड जो लिखा जाता है इंडियन ऑथर्स ने, उसमें उसको ये दिया जाता है। साथ में जो ट्रांसलेटर्स होते हैं है ना, ये ट्रांसलेटर्स के लिए भी दिया जाता है। Then 9th question, consider the following facts with regard to the B3W initiative. 1. US plan for defense cooperation to unveiled in G7 summit Cornwall, है ना, कौन से फैक्ट्स करेक्ट है? B2, सिर्फ G7 समिट कॉर्नवाल में ये अनवील कर दिया था, अनाउंस कर दिया था B3W इनिशिएटिव। देख लेते क्या है इसके बारे में। सो इट इज अ यूएस प्लान, यूएस प्लान का ही ये है, ये इट्स अगेंस्ट द चाइना जो है $1 बिलियन बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है BRI, इसके अगेंस्ट में है, ये कंपटीशन में उतर आया है। ये यूएस प्रेसिडेंट जो है इन्होंने लॉन्च किया है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3 यानी बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव। ये एक वैल्यू ड्राइवन हाई स्टैंडर्ड
ट्रांसपेरेंट सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टिसिपेशन के लिए बनाया है, जो डेवलपिंग कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप के लिए यूज किया जाएगा। चाइना का जो BRI है, चाइना का BRI अभी प्रॉब्लम में है जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन एग्रीमेंट, और बहुत सारा जो डेप्ट है चाइना का वो स्मॉलर कंट्रीज पर बढ़ रहा है, इसलिए ये क्राइसिस में है। देन 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस transmitted by the same vector Aedes mosquito? 1 dengue, 2 Zika, 3 chikungunya, 4 malaria. Answer is D 1, 2 and 3, यानी 4 नहीं है, मलेरिया नहीं। मलेरिया का वेक्टर जो है ये प्लाज्मोडियम जो है, इसके 5 स्पीसीज होते हैं, और ये एडिस मॉस्किटो जो है इसकी 4 स्पीसीज है, और 4 स्पीसीज जो है ये 3 डिसीज को ट्रांसमिट करता है। न्यूज में इसलिए आया है कि जिका वायरस जो है ये अक्टूबर नवंबर में यूपी में पाया गया है ना। जिका वायरस ट्रांसमिट कैसे होता है? तो इन्फेक्टेड मदर जो है अपने फोइटोस को पास ऑन करते हैं थ्रू ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड। ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के वक्त भी इन्फेक्टेड होता है, और सेक्सुअल कांटेक्ट के वक्त भी ट्रांसमिट होता है। ब्राजील में ये 2015 में हो गया था, आउटब्रेक आ गया था। इससे क्या होता है? प्रॉब्लम मेन है विद हायर इंसिडेंसेस ऑफ माइक्रोसेफेली, दैट इज अ प्रॉब्लम, स्मॉल ब्रेन इन फीटस। ये देखिए, ये बच्चे का बेचारे का स्मॉल ब्रेन है ना, स्मॉल ब्रेन हो जाता है। या फिर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे गिलियन बैरे सिंड्रोम जो है वो भी दिखाई देता है, यानी ये ब्रेन पर अटैक करता है। देन 11th क्वेश्चन, consider the facts with regard to the National Achievement Survey NAS. 1. First survey done in 2001-2002 assessed the competencies of students of class 3, 5 and 8. Test paper developed by NCERT, and 4th test conducted by CBSE. कौन से करेक्ट है? So all 4 are correct, चारों करेक्ट है दोस्तों। देख लेते हैं न्यूज में क्यों है। देखो, अभी बड़ा क्रिटिकल कंडीशन है, पैंडेमिक में 2 साल से स्कूल नहीं है, तो आफ्टर पैंडेमिक जो अभी स्कूल ओपन हो गई है तो उसके लिए टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 12 नवंबर को लॉन्च किया गया है स्कूल्स में। सभी स्कूल्स जो है, सभी स्कूल्स, गवर्नमेंट रनिंग स्कूल जो है वो है, स्टेट रनिंग स्कूल, प्राइवेट स्कूल और एडेड स्कूल, सभी स्कूल में हो रहा है। सैंपल स्कूल्स ले लिए गए हैं, और सैंपल स्कूल में जो है टेस्ट क्या रहने वाली है? लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज। कौन से क्लास के लिए? 3 and 5। और लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस ये क्लास 8 के लिए। ये भी ध्यान में रखो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। टेस्ट पेपर जो है मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में रहने वाला है और 22 लैंग्वेज में रहने वाला है, सो दैट मदर टंग में भी ये दे सके, है ना। इंपॉर्टेंस क्या है? तो वही अभी बताया है कि कोविड पैंडेमिक में क्या है। तो सच में दोस्तों ऐसा पता चला है कि बच्चों को लिखना भी नहीं आ रहा है, या बाकी प्रॉब्लम जो है बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है। एनएस में ये भी पता चला है कि बच्चों का अभी ज़्यादातर फोकस जो है ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा हो गया है, यानी ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस में, यानी प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट जो ट्यूशन है उसमें बूम आ गया है। देन 12th क्वेश्चन, What is the name of state butterfly of अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बटरफ्लाई का नाम क्या है? ए रान पाकोली, बी कैसरे हिंद, सी रुक्मिनी एंड डी बालुंग पोंग। देख लेते हैं। बी कैसर ए हिंद देख लेते हैं। तो न्यूज में इसलिए आया है, देखो कि 19 नवंबर 2021 को स्टेट ने अप्रूवल दे दिया इसको स्टेट बटरफ्लाई का। एम्परर ऑफ इंडिया ये लिटरल मीनिंग है, साइंटिफिक नेम है टिनोपैलापस इम्पेरियासिस, है ना। 90 to 120 मिलीमीटर विंग स्पैन है। देखो कितना ब्यूटीफुल दिखता है, कितना वाइड है, ये देखो काफी वाइड है और बड़ा ब्यूटीफुल दिखता है, बिल्कुल तिरंगे जैसा। जो ईस्टर्न हिमालय के जो 6 स्टेट्स है उसमें ये फाइंड आउट होता है, साथ में नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और सदर्न चाइना में भी दिखता है। इट कम्स अंडर द शेड्यूल 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और ये क्यों
प्रोटेक्टेड करने की जरूरत है क्योंकि इट्स हंटेड फॉर द बटरफ्लाई कलेक्टर्स, और इसी वजह से इसकी तादाद काफी कम हो गई। इसको कंजर्वेशन की सख्त जरूरत है बिकॉज अदरवाइज इट माइट बी एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर। इसी वजह से ये किया गया है। एम है बूस्टिंग द बटरफ्लाई टूरिज्म और इसका हैबिटेट कंजर्वेशन, ये दो एम के साथ इसको स्टेट बटरफ्लाई का दर्जा अरुणाचल प्रदेश ने दे दिया है। देन द 13th क्वेश्चन, व्हाट इज द लोगो ऑफ वर्ल्ड डायबिटीज डे? ए ब्लू सर्कल, बी रेड रिबन, सी ब्लैक क्यूब, डी व्हाइट ट्रायंगल। आंसर इज ए ब्लू सर्कल। न्यूज में इसलिए आया दोस्तों कि 14 नवंबर जो है ये वर्ल्ड डायबिटीज डे है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसने 10 दिन का एक कैंपेन रख दिया है स्पेशली बिकॉज ऑफ द कोविड कंडीशन, क्योंकि उनको ये दिखा है कि देयर इज अ वेरी कॉम्प्लिकेशंस अबाउट द 1 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, और इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड 19 के वजह से इन लोगों को एक बूस्टर डोज भी देना जरूरी है। ये डिमांड जो है IMA की है। ये इंडिया में यदि देखा जाए तो मोर देन 77 मिलियन एडल्ट्स आर लिविंग विद द डायबिटीज, और प्रेडिक्शन ये है कि बाय द 2045 ये संख्या हो जाने वाले 134 मिलियन। और डायबिटिक फूड जो इसके वजह से एम्पुटेशंस करना पड़ता है, डायबिटीज फूड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 80% ऑफ एम्पुटेशंस। तो ये देख सकते हैं आप, ये साइलेंट किलर है दोस्तों, तो इसके अगेंस्ट में जो है कैंपेन होना बहुत जरूरी है। 14th क्वेश्चन, कामो आलेवा क्या है? एंडेंजर्ड एनिमल है, या प्रिमिटिव ट्राइब है, या कॉसाई सैटेलाइट है, या एक्टिव वोल्केनो है? आंसर इज सी, कॉसाई सैटेलाइट। ये कॉसाई सैटेलाइट है। देख लेते दोस्तों न्यूज में क्या है। न्यूज में ऐसे है कि 2006 में पांस्टास टेलीस्कोप इस हवाई इसने फाइंड आउट कर दिया था। ये नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है और ये ऑर्बिट में जाता है सन के, लेकिन अर्थ के काफी क्लोज है। इसका साइज बहुत ही छोटा है, जस्ट 50 मीटर वाइड। कहते हैं कि अर्थ पार्ट ऑफ अर्थ, पॉसिबली पार्ट ऑफ अर्थ मून, यानी अपना जो चांद है इसका कोई पार्ट ब्रोकन हो गया है बिकॉज ऑफ सम पॉसिबल इंपैक्ट, और उससे ये तैयार हो गया है, एस्टेरॉइड तैयार हो गया है ना। और ये जो है इसके लिए मिशन डिसाइड कर दिया है 2025, जो ये सैंपल लाएंगे यहां से और उसका कंपैरिजन करेंगे अपोलो 14 मिशन में जो मून से सैंपल लाए थे, वो सैंपल से ये कंपेयर करेंगे कि ये सच में मून का पार्ट था या नहीं था। देन द 15th क्वेश्चन, in which condition the foreign portfolio investors can be in a selling mode? 1. Higher interest rates, 2. Fluctuating exchange rates, 3. Inflationary pressure. Answer B, 2 and 3. 2 and 3, fluctuating exchange rates और inflationary pressure से, higher interest rate से नहीं, actually higher interest rate से ये लूर होते हैं। तो क्या है, क्यू न्यूज में है। एक्चुअली नवंबर में, अक्टूबर और नवंबर में एपीआई नेट सेलर्स रहे, काफी कुछ पैसा बाहर निकल गया है। रीजन बिकॉज ऑफ द जस्ट हायर वैल्यूएशन ऑफ इंडियन इक्विटीज, यानी स्टॉक मार्केट इतना ऊपर गया है कि अभी डर है कि बस वो नीचे आ जाएगा, इसी वजह से भी एक डर बैठा है। ग्लोबल इन्फ्लेशनरी प्रेशर से भी एक थोड़ा वेट एंड वॉच की, कॉशियस की सिचुएशन एपीआई में बनी है, और साथ में डेवलप्ड इकोनॉमिक्स में जो है अभी भी स्लो डाउन चल रहा है, और इसी वजह से थोड़ा सा एपीआई डरे हुए हैं। एपीआई इन जनरल ड्राइवन बाय द डायरेक्शंस ऑफ द डॉलर, डॉलर का मूड कहाँ पे, रुख कहाँ पे, वो देखते हैं, और यूएस ट्रेजरी का यील्ड कितना है। यदि यूएस ट्रेजरी का यील्ड यदि कम हो गया तो बाहर भगेंगे, यदि ज्यादा हो गया तो सीधा यूएस आ जाएंगे और बाहर से अपना पैसा निकाल देंगे। देन 16th क्वेश्चन, SEBI preparing investor charter. What is the objective of investor charter? A. Protect interest of the investors in Indian securities market. B. Attract more retail investors through guiding calculated risks of the market.
C. Regulating investment by the institutional investors for fair market development. And D. Attracting more foreign portfolio investment in Indian equity market. So answer is A. Answer is A. Protect the interest of the investors in the Indian security market. क्या जरूरत आन पड़ी दोस्तों? न्यूज इसमें है कि भाई एसबीआई के चेयरमैन अजय त्यागी जो है ये इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जो है कॉशियसली कह रहते हैं इन्वेस्टर के बारे में कि इन्वेस्टर जो है अननेसेसरी लूर मत हो अनरियलिस्टिक रिटर्न से. इट डोंट बी इंडल्ज बिकॉज ऑफ द प्रोमिसेस दैट आर टू गुड टू बी ट्रू. इन्वेस्टर चार्टर इसी वजह से टारगेट कर रहा है कि भाई अवेयरनेस कैंपेन रहेगा, एक अवेयरनेस क्रिएशन रहेगा इन्वेस्टर को, जो डिफरेंट सर्विसेज में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड होती है उसके साथ. टाइमलाइंस रिलेटेड टू द वेरियस सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज उनको मिलेगी, जैसे ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म, उनके राइट्स है, डोज डोंट्स, इसके बारे में सब जानकारी देंगे. क्योंकि इतने में पिछले 2 साल से जब से कोविड लगा तब से बहुत सारे लोगों का डीमैट अकाउंट खोला गया है, एसआईपी खोली गई है, इक्विटी मार्केट में आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा मिडल जो इन्वेस्टर्स है वो आ रहे, इसी वजह से थोड़ा डर भी बैठा है. साथ में क्रिप्टो इसमें भी लोग एंट्री कर रहे हैं, पर्टिकुलरली टायर 2 सिटीज से तो बहुत लोग आ रहे हैं. तो इसीलिए थोड़ा सा डर बना है कि कहीं गलती ना हो जाए, इन्वेस्टर का चीटिंग ना हो जाए, इसलिए ये चार्टर बना रहे. देन 16th क्वेश्चन, E-Shram Portal 1 launch on 26th August 2021. Second, it is Aadhaar based database for unorganized worker. 3. Anganwadi workers allowed to register. 4. Accidental insurance facility to register workers. Answer D, all 4 are correct. देख लेते दोस्तों न्यूज में क्यों है. तो इंडिया का फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस है, ये पहली बार हुआ है जो आधार बेस्ड रहेगा. 20% जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है उन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जिसमें उड़ीसा, बंगाल और छत्तीसगढ़ ये लीडिंग स्टेट्स है. यदि कैटेगरी वाइज देखा जाए तो एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर वर्कर्स का सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन देखा गया है. अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स में कौन कौन इंक्लूड किया गया है? माइग्रेंट वर्कर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स, गिग वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स अमंग द अदर्स. ये ध्यान में रखो, ये डोंट बी कंफ्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है ना. सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इससे लिंक कर दी गई है और अभी डिक्लेयर कर दिया गया है एक्सीडेंट स्कीम कि जिसका एक्सीडेंट हो गया है और डेथ हो गई तो 2 लाख तक का जो है मुआवजा मिलेगा और पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए 1 लाख तक का. साथ में ये भी प्लान है कि उन्नति पोर्टल के साथ इसको लिंक किया जाए जो एक लेबर मैचिंग प्लेटफॉर्म है. देन क्वेश्चन 17, एसेट इज 1 रिसोर्स विथ इकोनॉमिक वैल्यू, 2 legal means to settle financial obligation. Answer is A, only one, it's a resource with economic value and not legal means. Legal means जो होता है to settle financial obligation, it's called as a currency. Why in a news? अभी मेन प्रॉब्लम आ रहा है क्रिप्टो करेंसी का और उसके ऊपर जो है एसोसिएशंस क्रिप्टो करेंसी के, इनके साथ वगैरह मीटिंग चल रही है. अब इसमें कंफ्यूजन है कि वेदर इट कैन बी कॉल्ड एज अ एसेट और अ लीगल टेंडर. क्या कहेंगे इसको, लीगल टेंडर कहेंगे या एसेट कहेंगे? तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जो है इन सबको बुला लिया है, मीटिंग कॉल कर दिया है विद द टाइटल क्रिप्टो फाइनेंस अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस. अब आरबीआई कहता है कि भाई इसको लीगल टेंडर बोलेंगे या कैश कहेंगे तो प्रॉब्लम है, और सेबी कहता है कि इसको यदि फाइनेंशियल एसेट कहेंगे तो उसके अपने प्रॉब्लम्स है. अब एसेट इन द सेंस क्या, एसेट का मतलब क्या होता है? तो एसेट जो होता है इट्स अ रिसोर्स विद इकोनॉमिक वैल्यू, है ना. एक इंडिविजुअल या कंपनी रहे या कंट्री है, उसका एक वैल्यू होता है और एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में इसका फायदा होने वाला है, अदरवाइज इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ एसेट. एसेट जो है इसके कंपनी के बैलेंस शीट में एंटर्ड रहता है, रिपोर्ट किया रहता है
और ये जो है बेनिफिट्स जो है इससे मिलते हैं वो फार्म्स के ऑपरेशन में यूज किए जाते हैं, है ना। तो इस टाइप का ये एसेट रहता है ना, एसेट विथ सम सॉर्ट ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू एंड विच हैव अ वैल्यू इन द फ्यूचरिस्टिक कॉन्टेक्स्ट. Then 18th question, if there is a high inflation in USA then what will be situation in India. Situation कैसी हो सकते है भाई यदि USA में हाई इन्फ्लेशन रहे तो. 1. राइजिंग इन्फ्लेशन एंड इंडिया में इन्फ्लेशन हो जाएगा. 2. RBI विल कंपेल टू डिक्रीज द पॉलिसी रेट, यानी रेपो रेट वगैरह कम कर देंगे. और 3. चीप इनफ्लो ऑफ कैपिटल थ्रू डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स. आंसर इज A, ओनली वन इज करेक्ट. इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा. आरबीआई ये कंपेल नहीं होंगी डिक्रीज के लिए, तो कंपेल होंगी इंक्रीज इन द पॉलिसी रेट. और चीप इनफ्लो ऑफ कैपिटल थ्रू डिपॉजिट रिसिप्ट्स ये भी नहीं हो पाएगा. हमारे जो कंपनीज है या हमारे ट्रेडर्स जो भी है वो बाहर से जब फंड लाएंगे, बाहर से जब कैपिटल रेज करेंगे तो महंगा ही हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा. न्यूज में क्यों आया दोस्तों कि यूएस लेबर डिपार्टमेंट इसने 10 नवंबर को अपना रिटेल इन्फ्लेशन डिक्लेयर कर दिया कि बहुत ज्यादा हो गया. ये उनके रेंज से बहुत ही ज्यादा है. उनका रेंज जो है इन जनरल 2% to 4% रहता है और ये इससे काफी ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है. इससे क्या इंपैक्ट गिरेगा इंडिया पर, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन होगा भाई, क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन तो इंडिया में इन्फ्लेशन आ जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट जो होता है वो इन्फ्लेटेड रहेगा, कॉस्टली रहेगा, है ना. फेडरेशन लाइकली टू अबंडन इट्स लूज मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो छोड़ देगा, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी. इंडियन फर्म्स विच विल रेज द मनी अब्रॉड बिकम अ कॉस्टली. और आरबीआई जो है ये अपना मॉनेटरी पॉलिसी अलाइन करेगी और इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा देगी बिकॉज ऑफ राइजिंग ऑफ इन्फ्लेशन. तो हमारे इंडिया में जो है इन्वेस्टमेंट कॉस्टली हो जाएगा. इन्वेस्टमेंट कॉस्टली हो गया है तो ऑब्वियसली प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा. इन्वेस्टमेंट नहीं तो दो चीजें हो जाएगी, एक तो प्रोडक्शन नहीं होगा, दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा. तो ऑब्वियसली सप्लाई रुक जाएगा और साथ में जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं है करके पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगा, तो स्टैगफ्लेशन के भी चांसेस हो सकते हैं. देन 19th क्वेश्चन, लैंड रेसेस रेफर्स टू A. primitive tribes living in the pre-cultivation condition. B. wild varieties of commonly grown crops. C. horizon of soil with a heavy leaching. And D. zero pollution industrial unit. Answer is B. It's a wild varieties of commonly grown crops. Why in the news? दोस्तों न्यूज में इसलिए आया है कि राईबाई जो है who is called as a seed mother and belongs to the village of Ahmednagar district, Maharashtra. She received Padma Shri award because of her dedicated work to help the saved hundreds of the land races. अब लैंड रेसेस यानी क्या होता है कि नेचुरली ऑकरिंग जो वेरिएंट होता है ना, वाइल्ड वेरिएंट होता है कल्टिवेटेड क्रॉप्स का, उनका सीड का ये जतन करती है. यदि हम देखते हैं जो कमर्शियल ग्रोन है, हम जो भी राइस सीरियल्स वगैरह जो खाते हैं वो हाइब्रिड वेराइटी का होता है. इसके वजह से क्या होता है कि जेनेटिक बेस इनका बड़ा नैरो हो जाता है और फ्यूचर में जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बराबर नहीं होता और सस्टेनेबिलिटी अपने आप कम हो जाती. लैंड रेसेस क्या करती है कि ये बायोडाइवर्सिटी को जतन करती है, प्रिजर्व करती है. तो ये बायोडाइवर्सिटी जतन करने का बड़ा नेचुरल मैकेनिज्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सभी बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस को झेल सकती है. देन 20th क्वेश्चन, RBI recently directed banks about non-performance asset classification. Which of the following direction is or given by the RBI? कौन सा डायरेक्शन दिया है? 1. NPA should be upgraded as a standardized asset only if entire current interest are paid by the borrowers and no default of principal payment in the last 3 months. वही 2. loan under the moratorium, the date of commencement of the repayment shall be disclosed from the date of a repayment only. यानी दो ऑप्शन है, एक तो एनपीए जो है
स्टैंडर्डाइज्ड एसेट कंसीडर करो बोलता है कि भाई वो बंदे ने इंटरेस्ट तो पूरा दे डाला है ना, लेकिन उसका प्रिंसिपल पेमेंट जो है वो अभी तक डिफॉल्ट नहीं किया, पिछले 3 महीने से तो रेगुलर दे रहा है भाई, तो उसको हम एनपीए को स्टैंडर्डाइज्ड एसेट कंसीडर कर दे, यानी एनपीए न कर दे भाई, प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है लोन अंडर मोराटोरियम, यानी रुका हुआ है, तो उसका डेट जो है रिपेमेंट का वो जो है डिस्क्लोज कब करे, बस रिपेमेंट का जब डेट आ जाएगा तब से डिस्क्लोज करे, तकलीफ ना दे, ऐसा कहते हैं। आंसर देख लेते दोस्तों, आंसर इज डी, दोनों नहीं है, दोनों गलत है, यानी ये भी नहीं है और ये भी नहीं है ना। तो देखते हैं तो क्या किया है आरबीआई ने, बहुत स्ट्रिंजेंट डायरेक्शंस दे दिया है बैंकर्स को, देख लेते कौन से। देखो ये न्यू डायरेक्टिव्स आ गए हैं नवंबर 2021 में, और जो दिसंबर 31 दिसंबर 2021 को अप्लाई हो जाएंगे न्यू लोन के लिए और अभी एग्जिस्टिंग लोन के लिए भी, और जब जब चेंजेस होते तब वो लागू हो जाएगा। अब एनपीए को स्टैंडर्डाइज एसेट कब कहा जाए, तो जब एंटायर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट ऑफ, एंटायर, ये ध्यान में रखो, एंटायर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ये पे हो गया तो ही, यानी कहीं डिफॉल्ट नहीं, कहीं नहीं, तो पूरा का पूरा वापस कर रहा है भाई, तभी स्टैंडर्ड है। अभी क्या करते हैं नॉर्म्स की भाई, इंटरेस्ट दे रहा है बढ़िया, अच्छा तो कोई टेंशन नहीं। अभी इन पे कब बोलते हैं कि भाई एक इंटरेस्ट अप्लाइड एट स्पेसिफाइड डेट रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, तो उसको एनपीए कहेंगे, यानी उसने यदि 2 महीने दे दिया और बाद में 1 महीना गायब कर दिया तो एनपीए नहीं कहेंगे, बोलता है ऐसा ना करो, है ना। स्टैंडर्ड एसेट का डेफिनेशन बहुत स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स बना दिया है। अब दूसरे बाकी नॉर्म्स देख लेते हैं कि ऑल लेंडर्स हैव क्लियरली मेंशन द एग्जैक्ट ड्यू डेट फॉर द रिपेमेंट, रिपेमेंट के एग्जैक्ट ड्यू डेट डाले, क्यों, तो उससे पता चलता है कि कब उसका प्रिंसिपल ब्रेकअप हो रहा है, इंटरेस्ट ब्रेकअप सब पता चल जाएगा। दूसरा और से इंपॉर्टेंट जो है, एग्जैक्ट डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिपेमेंट शैल बी स्पेसिफाइड इन द लोन, लोन एग्रीमेंट में ही बता दे कि कब लोन का इंटरेस्ट का पेमेंट रिपेमेंट शुरू हो जाएगा। साथ में जो है इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म जो है, इसमें स्पेसिफाई हो जाए कि ओवरड्यूज जो रहता है ड्यू डेट के इससे, यदि एग्जैक्ट ड्यू डेट से इससे यदि ओवरड्यू हो गया तो तुरंत तो स्पेसिफाई हो जाए, यानी तुरंत हाईलाइट किया जाए। साथ में क्लासिफिकेशन ऑफ एन अकाउंट एज अ स्पेशल मेंशन अकाउंट, स्पेशल मेंशन अकाउंट दोस्तों आरबीआई ने 2014 में क्लासिफिकेशन शुरू किया था, है ना। तो ये और एनपीए शुड बी डन एज अ पार्ट ऑफ अ डे एंड प्रोसेस, डेली लेवल पर होना चाहिए इसका प्रोसेस, है ना। एंड द क्लासिफिकेशन डेट शैल बी कैलेंडर डेट फॉर विच द डे एंड प्रोसेस इज रन, है ना, ये भी रहा है। वो साथ में लेंडर मस्ट रिकॉग्नाइज द इंसिपिएंट स्ट्रेस, है ना, एकदम से स्टार्ट हो गया है वो इंसिपिएंट स्ट्रेस इन अ बोरोअर्स अकाउंट इमीडिएटली ऑन डिफॉल्ट, जैसे ही डिफॉल्ट दिखता है वैसे, एंड क्लासिफाइंग इट एज अ स्पेशल मेंशन एसेट। 21st question, consider the following statements with regard to the light combat helicopter LCH recently handed over to the Indian Air Force. 1. Designed by Bharat Electronics Limited and developed by Hindustan Aeronautic Limited. 2nd, only attack helicopter in the world which can land and take off at an altitude of 5000 meter with considerable load of weapons and fuel. दोस्तों देखो ये डिजाइन बेल ने किया बोलता है और डेवलप बाय हाल ने किया बोलता है, लेकिन ये दुनिया का अकेला हेलीकॉप्टर है जो इतने हाई एल्टीट्यूड पर टेक ऑफ और लैंड करता है। आंसर देख लेते हैं, आंसर इज बी, दूसरा वाला सही में लग रहा है ना। ऐसा डाउट लगा था ना कि दूसरा वाला नहीं है, इंडिया इतना ताकतवर हो गया कि इंडिया में ही अकेला, हाँ। अब खास बात है लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर जो है ये इंडिजिनियस है दोस्तों। देख लेते हैं आंसर, पहला क्यों नहीं। सो दोस्तों देखिए कि प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जी, इन्होंने 19 नवंबर 2021 को झांसी में हैंड ओवर कर दिया था। 19 नवंबर जो है इट्स एनिवर्सरी ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, है ना। ये डिजाइंड एंड डेवलप बोथ बाय द हॉल ने दोनों किया है, बेल ने नहीं किया था उसका। ट्विन इंजन है, 5 to 8 टन क्लास का आता है, डिप्लॉयड बाय अलोंग द एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो चाइना के बॉर्डर पर वहां पर रख दिया गया है। इन एडिशन टू द AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर,
तो हमारी हाई एल्टीट्यूड की ताकत बढ़ाने के लिए ये बहुत कारगर साबित होने वाला है। देन 22nd क्वेश्चन, इंडियाज Arabic coffee production will drop by 30% and Robusta by 20% by this harvest season ending January due to 1. Heavy rainfall, 2. White stem borer disease, 3. Shifting of land for a non-plantation purpose. Answer is A, 1 and 2 heavy rainfall और white stem borer disease के वजह से हो गया है, शिफ्टिंग के वजह से नहीं। देखिए, देख लेते कैसे न्यूज में है। सी द सिनेरियो है ना, अकॉर्डिंग टू दी कॉफी बोर्ड बहुत ज्यादा सितंबर के बाद भी मानसून कंटिन्यूस रहा है ना, और लार्ज वॉर्म ऑफ बेरीज जो है उसके वजह से स्प्लिट हो गई और हार्वेस्ट के पहले ही वो स्प्लिट हो गई तो खराब हो गई है ना। The coffee production might be rising 10 to 15% annually due to rising wages and input cost, यानी कॉस्ट जो है ऑलरेडी इनपुट कॉस्ट की वजह से बढ़ी है। साथ में ब्राजील में भी कंडीशन बुरी है, ब्राजील में फ्रॉस्ट आने की वजह से प्रोडक्शन कम हो गया, यानी इंडिया में भी प्रोडक्शन कम हो गया और ब्राजील में भी कम हो गया और इसी वजह से इंटरनेशनल प्राइजेस काफी बढ़ गई है। देन 23rd क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 1. Right to food is a fundamental right. 2. Rising level of nutrition is a primary duty of the state. Which of the above statement is or are correct? Answer is C. Both statements are correct. Right to food ये fundamental right है और rising the level of nutrition is a primary duty of the state under the directive principle of state policy. क्या न्यूज में है देख लेते हैं। दोस्तों न्यूज में इसलिए आया कि 16 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन को जम से फटकारा है। कहा है कि भाई एवरी वेलफेयर स्टेट्स फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रोवाइड फूड फॉर अ पीपल डाइंग ड्यू टू हंगर, और इसी वजह से आप सारे इंडिया में कम्युनिटी किचन्स बना दीजिए और स्टारवेशन को रोक लीजिए, है ना। सुप्रीम कोर्ट बड़ा नाराज हो गया यूनियन पर। एज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो था, इन्होंने सिर्फ स्टेट से जो इंफॉर्मेशन मिली है वो कलेक्ट कर रहे हैं और सिर्फ उतना सबमिट किया है विदाउट एनी कॉन्क्रीट प्लान। तो उन्होंने अभी सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया है 3 वीक का कि 3 हफ्ते में, बस एक 3 वीक का अल्टीमेटम है, 3 हफ्ते में आप मुझे कॉन्क्रीट प्लान दे दो कम्युनिटी किचन का। देखो दोस्तों, यदि हम राइट टू फूड के बारे में देखते हैं तो राइट टू फूड कम्स अंडर द आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 का ये पार्ट है। एक कोर्ट केस हो गया था सुप्रीम कोर्ट सुमोटो अगेंस्ट द स्टेट ऑफ राजस्थान 2005। तब अंडर आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू लाइफ इज मीन्स राइट टू फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, राइट टू रीजनेबल अकोमोडेशन टू लाइव, 3 राइट टू डिसेंट एनवायरमेंट और राइट टू लाइव विद अ क्लीन सिटी, ये एक साथ में दे दिया था। एंड राइट टू फूड इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21, इट्स अ इन्फोर्ड राइट हो गया। आर्टिकल 47 क्या कहता है, विच इज कम्स अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ, है ना। ये करना है तो ऑब्वियसली इसके वजह से भी जो है स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल ड्यूटी जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, ये फिक्स होती है। देन द 24th and a button question, which of the public sector shifting to its old model of execution of projects as a public private partnership PPP model not generating funds for the projects? A. National Highway Authority of India, B. Railways, C. National Thermal Power Corporation and D. All Coal Limited. आंसर इज बी, रेलवेज जो है। दोस्तों रेलवेज को पीपीपी में अपने जो रेलवे स्टेशंस है, ये रेलवे स्टेशंस के प्रोजेक्ट्स के लिए फंड ही नहीं मिल रहा है, बराबर है दोस्तों, है ना। फालतू काम में प्राइवेट सेक्टर पैसा नहीं डालता, जहाँ पे छपाई है कमाई है वही डालता है। ये स्टेट ने समझना चाहिए प्राइवेटाइजेशन, देखो है ना। सी द सिनेरियो कि रेलवे जो है ये पीपीपी मॉडल जो है चलाने में नाकामयाब रही और इसी वजह से अपने ओल्ड मॉडल जो है इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल, इसमें शिफ्ट हो रही है। और जोनल रेलवेज ने
21 स्टेशंस के बारे में टेंडर भी इशू कर दिए और 30 दूसरे जो स्टेशंस है वो पाइपलाइन में है ना। पहला वाला जो पीपीपी मॉडल पर चला है ये हबीबगंज जो है, रानी कमलापति भोपाल, है ना, ये चलाया गया। अभी इंडिया में जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस वगैरह बड़े बड़े जो है ये पीपीपी मॉडल पर चलाए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें से प्राइवेट पर्सन को काफी कुछ फायदा मिल जाता है। लेकिन छोटे स्टेशंस के बारे में थोड़ी ध्यान देंगे ना, पॉसिबल ही नहीं। अब देख लेते हैं दोस्तों इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल एग्जैक्ट क्या है। तो देखो कैसा रहता है ये मॉडल। अंडर दिस मॉडल क्या रहता है, कॉस्ट जो है सिर्फ गवर्नमेंट बियर करेगा, सभी कॉस्ट कंस्ट्रक्शन की पूरी कॉस्ट बियर करेगा। सिर्फ इंजीनियरिंग जो नॉलेज है ये प्राइवेट सेक्टर से आएगा, प्राइवेट प्लेयर्स देंगे, यानी एक आध फर्म जो है वो इंजीनियरिंग नॉलेज दे देगा। प्रोक्यूरमेंट जो है रॉ मटेरियल का और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक गवर्नमेंट बियर करेगी, है ना। और इसी वजह से प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन नहीं के बराबर रहता है एक्सेप्ट इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज, यानी ये सिर्फ जो है नॉलेज शेयर करते हैं। और ऑब्वियसली इसके वजह से फाइनेंशियल बर्डन ये गवर्नमेंट पर आ जाता है। यानी देखो दोस्तों कैसा है, जहां पे छपाई है वहां पे प्राइवेट सेक्टर, जहां छपाई नहीं है दिखता है कि कुछ ज्यादा कमाई नहीं, मेहनत ज्यादा और कमाई कम, बस प्राइवेट सेक्टर भग जाता है, तब गवर्नमेंट पर आता है। तो समझ लो कि प्राइवेट किस ढंग से सोचते हैं। देन द लास्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन हमारा सुपर सिल्वर। Inverted duty structure is a condition in which A. High tax rate on inputs than output, B. Lower tax rates on input than output, C. Same tax rate on input as well as output, D. Incremental tax rates on input but static tax rates on output. Answer is A. इनपुट पर ज्यादा टैक्स और आउटपुट पर कम टैक्स, तो गड़बड़ हो जाती है ना। इसको हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे ड्यूटीज है जो जिसमें ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है। तो इसमें एक जो है गवर्नमेंट जो है जीएसटी में ये मेन प्रॉब्लम है, और जीएसटी के वजह से एक सॉल्यूशन भी उन्होंने दिया है जिसके वजह से वो क्रेडिट ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ही है दोस्तों। देखो जीएसटी जो है ये रेट्स बढ़ाए गए हैं, पर्टिकुलरली अपैरल इंडस्ट्री जो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फुटवेयर, फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइजर, तो इसमें बढ़ाए गए 7% से। ये जनवरी 2022 से लागू हो जाएंगे। और ये जो जीएसटी ने क्लेम किया, जीएसटी काउंसिल ने, कि जस्ट रेक्टिफाई द इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, है ना। क्यों, कैसा, तो जीएसटी जो था इनपुट परचेस रेट जो था वो ज्यादा था, है ना, आउटवर्ड सप्लाईज की वजह से। तो ये इन्वर्शन हो गया था, इसको रेक्टिफाई करना था। लेकिन सच में दोस्तों इससे फायदा होने वाला है क्या, तो देखा जाए तो ये टैक्स जो बढ़ा है इसका ऑब्वियसली बर्डन कंज्यूमर पर गिरने वाला है, कॉमन मैन पर गिरने वाला है। और अराउंड 80% जो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, ये एरिया अपैरल इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री कवर करता है। इसमें बहुत सारे जो टेक्सटाइल्स होते हैं, अपैरल्स होते हैं, वो नॉन ब्रांडेड होते हैं, और कॉमन मैन जो सस्ती इसमें वो परचेस कर लेता है। तो ऑब्वियसली ये टैक्स बढ़ने की वजह से कॉमन मैन पर बर्डन गिरेगा, तो अपने आप परचेसिंग कम हो जाएगी। परचेसिंग कम हो जाएगी तो ये जो स्मॉल और मीडियम स्केल सेक्टर है इस पर काफी कुछ दबाव बनेगा, इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी, सेलिंग महंगा हो जाएगा, और इसके वजह से इनका सेलिंग डाउन हो जाएगा। सेलिंग डाउन हो गया तो अपने आप ये क्राइसिस में आ सकते हैं। तो जीएसटी काउंसिल ने इसके ऊपर भी काफी गौर करना चाहिए। दे नीड टू इंट्रोस्पेक्ट ऑन दिस थिंग्स। तो दोस्तों आई होप सो कि ये सिल्वर जो है हमारे सुपर सिल्वर आपको जरूर पसंद आए होंगे। आप रिवाइज कीजिए, समझिए, अपने क्वेश्चंस बनाइए और अपने ढंग से नोट्स भी बनाइए। करंट इवेंट ध्यान में रखो दोस्तों, इट्स अ बेस ऑफ यूपीएससी प्रीलिम। थैंक यू।